अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर के स्टेट ऑफ मैटर बताइए, ब्रह्मांड इसमें तकरीबन 20 से ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। आपको लग गया झटका। बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट ऑफ मैटर बताने के लिए या फिर कितने होते हैं तो आप सीधे जवाब मत देना। ठीक है, बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहते हैं। ठीक है, और बीईसी हम क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि स्टेट ऑफ मैटर आपके अलग अलग रूप में कैसे पाया जाता है। Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9 Science Chapter 1 Matter in Our Surrounding के लेक्चर 3 को। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। पहले लेक्चर पे मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज नॉन मैटर, और मैटर के बारे में एकदम अच्छे से आपको डिफाइन करके एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए। फिर हम लेक्चर 2 पे आ गए थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना रहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, यानी कि हम आंखों से नहीं देख पाते। उसके लिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो जो मैटर होता है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना रहता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है पार्टिकल की, और उसी पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सारी चीजें आपको बता रखी है। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को विजिट करना, यूट्यूब चैनल को, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी दोनों वीडियोस। ठीक है, अब हम तीसरे लेक्चर पे आ गए चैप्टर 1 के। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में ये स्टेट सुनते आप ये मत रिलेट कर लेना सोशल साइंस से कि स्टेट का मतलब राज्य होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, यानी कि किस किस रूप में आपका मैटर पाया जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्टेट जो वर्ड है स्टेट ऑफ मैटर में, इसका मतलब राज्य नहीं होता है। ठीक है, आप इसे एसएसटी से रिलेट मत कर लेना। ठीक है, सोशल साइंस से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, इस स्टेट का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। क्या होता है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि किस किस रूप में पाया जाता है, किस किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता, बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए समझाया है। अगर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है किस किस रूप में पाया जाता है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस वो कैसे कैसे रूप में पाया जाता है, तो यही होता है स्टेट का मतलब। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि आपका जो मैटर होता है किस किस रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम एग्जिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैटर जो होता है आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर के स्टेट ऑफ मैटर बताइए, तो आप क्या बताओगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन ही बताओगे। बट नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। देखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो ब्रह्मांड है, इसमें तकरीबन 20 से ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। आपको लग गया झटका? जी हाँ, ऐसा ही होता है। 20 से ज्यादा पाए जाते हैं आपके अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, अलग अलग रूप में आपको मैटर दिख जाएगा। लेकिन हमें पढ़ाया कितना जाता है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपने सुना होगा। एक्चुअली रहता है ऐसा है कि हमारा जो 8 क्लास तक का जो सिलेबस है उसमें आपको 3 ही पढ़ाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर 9th 10th में आपको एक नया 2 नए और आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया जाता है, जो कि आपका होता है प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपका जो प्लाज्मा होता है उसे हम 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, और बॉस आइंस्टीन कंडेंस को हम 5th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसके बारे में 9th 10th में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, 11th 12th में अच्छे से पढ़ते हो। फिर जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी और हायर एजुकेशन में आप आगे बढ़ते हो, तो आपको बाकी जो अदर स्टेट होता है वो भी पढ़ाया जाता है। आप आगे चल के फिजिक्स में अच्छे से पढ़ना, डिग्री करना, तो आपको सारे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता चलेगा। बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट ऑफ मैटर बताने के लिए या फिर कितने होते, तो आप 3 जवाब मत देना। ठीक है, आप कह देना कि 20 से ज्यादा होते। लेकिन आपको अभी तक पढ़ाया ही 3 ही गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आपके क्लास 9 के सिलेबस में 5 के बारे में जिक्र है। स्टार्टिंग के जो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल है, तो उसको अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो बच जाते दो उसके बारे में एज पर द सिलेबस आपको मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें स्टेट ऑफ मैटर, आपके स्टेट ऑफ मैटर में आपके कितने स्टेट होते? याद रखना कौन कौन से आपके जो मैटर होते किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपने 3 तो बचपन से सुना होगा, सॉलिड, फिर सेकंड आपका लिक्विड, फिर थर्ड आपका गैस। ये तो आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 4th नंबर पे आता है वो रहता है आपका प्लाज्मा, जिसे हम 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, प्लाज्मा। और 5th आ जाता है आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, क्या होता है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है, जो बॉक्स आइंस्टीन कंडेंसेट होता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी कहते हैं। ठीक है, और बीईसी हम क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में थ्योरी दी थी, प्रेडिक्ट किया था कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके बारे में दो साइंटिस्टों ने बताया था। उन दोनों का नाम जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक टिके रहना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में भी, और इसका नाम बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ही क्यों कहा जाता है आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस तो आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर आपके अलग अलग रूप में कैसे पाया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप फ्रिज में पानी है, ठीक है, पानी एक मैटर होता है। ठीक, आप पानी को फ्रिज में डाल दीजिए तो क्या हो जाता है, आइस क्यूब बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। फिर उसको आप बाहर निकाल के रूम में डाल दीजिए तो आपका क्या रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है, लिक्विड हो जाता है। फिर उसको आप क्या करिए कि बॉईल कर दीजिए, उसको आप पतीली में डाल के गैस पे रख दीजिए और उसे आप बॉईल करिए। तो क्या करें, आप क्या नोटिस करेंगे, लिक्विड था वो क्या बन गया, गैस बन गया। तो एक्चुअली में तीनों तो पानी ही था ना, लेकिन क्या अलग अलग रूप में पाया गया है। चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। स्टेट ऑफ मैटर जो होता है इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, अब इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जो वाटर होता है, वाटर को आप क्या कर दो, फ्रीज में डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा, आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब जो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये आइस क्यूब आपका है क्या, बेसिकली पानी है ना, वाटर है। अब वाटर आपका क्या है, एक मैटर है ये। ठीक है, अब इसको क्या हमने फ्रीज में डाल के जमा दिया तो आइस क्यूब था। अब इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल देंगे तो रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो आपका आइस क्यूब था ये आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेल्ट होना, ठीक है, ये आपके थोड़े थोड़े यहाँ पे पानी टाइप में आ जाएंगे। ठीक है, ये नीचे आपके पानी आ गया है। ठीक है, यानी पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये क्या है आपका, मान लो वाटर, वो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये रहेगा क्या, आपका वाटर ही है ना ये भी, और वाटर क्या है, एक मैटर है। तो कहीं ना कहीं जो मैटर है यहाँ पे आपका वाटर, आपका जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो मैटर आपका जो वाटर है, वो जो मैटर है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको फर्दर हम हीट करेंगे, इसको और हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, इसको हम पतीली में, चलो पतीली का एग्जाम्पल लेके चलते, इसके अंदर मान लेते कि हम बहुत सारे ऐसे आइस क्यूब बना रखे इसके अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इसको आप हीट करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ, ये धीरे धीरे सारे जो आपके जितने भी थे वो गैस बन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस फॉर्म में। ये क्या आपका, ये भी तो वाटर ही रहेगा ना, वाटर वेपर फेस में चला जाएगा, वाटर आपका वेपर फेस में चला जाएगा। ठीक है, वाटर आपका वेपर फेस में चला जाएगा, लेकिन ये भी क्या है, आपका एक मैटर है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, लेकिन अलग अलग रूप में पाया जा रहा है। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे गैस फॉर्म में। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, कि जो आपका मैटर होता है, ठीक है, वो आपके अलग अलग रूप में पाया जाता है। आपका कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे गैस है। ये तीन तो आप 6 क्लास से पढ़ते रहते हो। हम आपको दो एक्स्ट्रा भी बताएंगे, एक आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्लाज्मा होता है, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है। इसके बारे में आप सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप क्या करो, मैं साइड हो रहा हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब सॉलिड लिक्विड और गैस को डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैस को डिफरेंट पैरामीटर पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे कि शेप, वॉल्यूम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके मैटर होते हैं वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। तो जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका सॉलिड लिक्विड और गैस में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, उसके बारे में बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, फ्लूइडिटी के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर इस तरीके से आ जाए कि डिफाइन करो सॉलिड लिक्विड गैस को, अगर आप ये चार्ट बना के आ जाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शेप के बारे में। ठीक है, जो सॉलिड होता है, क्या सॉलिड का कोई शेप फिक्स होता है या नहीं, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ऑब्वियसली यस,
क्योंकि जितने भी सॉलिड हो रहे हैं उनका कुछ ना कुछ शेप तो फिक्स होता है, किसी न किसी शेप में पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ब्लू मार्कर है, इसका शेप फिक्स है सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। मेरे हाथ में जो वाटर बोतल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी शेप फिक्स है, कुछ सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। बीच में थोड़ा-सा कर्व बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मेरा लैपटॉप का स्पीकर है, ठीक है। ये अगर इसके शेप की बात करूँ तो ये भी बोलेगा क्यूबॉइडल शेप में है। कहीं न कहीं ये सॉलिड फॉर्म में इसका भी शेप फिक्स है। हाँ या ना? ठीक है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके सॉलिड होते हैं, उनका शेप क्या होता है? फिक्स शेप होता है। फिक्स्ड शेप। फिर बात करते हैं लिक्विड का, ठीक है। क्या लिक्विड का शेप फिक्स होता है या नहीं? ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, चाहे जितने भी लिक्विड हो, वो आपका ऑयल हो, मिल्क हो, वाटर हो, अल्कोहल हो, व्हाटएवर जो सा भी लिक्विड हो, उनका जो होता है शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है। उनको आप जिस भी वेसल या कंटेनर के अंदर डालते हो, वैसा शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे इसको भी एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? पानी का बोतल है, ठीक है। इसमें क्या पानी फिल है, इतना सा पानी बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेबी दिख नहीं रहा हो तो आप फिंगर से देख लेना, इतना पानी इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो पानी है, इसको मैंने बोतल के अंदर रखा है, बोतल का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल शेप में आ गया। अगर मैं इसमें से निकाल के इसको पतीली में डाल दूँगा, तो पतीली का जो भी शेप होगा, उस शेप में चला जाएगा। अगर मैं इसको मान लो ट्यूब वाले शेप के अंदर पानी को डालूँगा, वैसा ले लेगा शेप। तो बेसिकली ये रहता है लिक्विड का कि जिस भी कंटेनर के अंदर उसको डालते हो, जैसा कंटेनर का शेप होता है, वैसा ही ये शेप ले लेता है, उसी शेप में वो ढल जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो लिक्विड होता है, इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। इसको आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वैसा शेप ले लेगा। फिर बात करते हैं गैस का, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो गैस होता है, उसका ना ही शेप और वॉल्यूम दोनों कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसको आप जिस भी शेप में डालोगे वैसे शेप में डल जाएगा गैस को। आप जितने वॉल्यूम उसको दोगे वो उतने वॉल्यूम में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा मान लेना जो गैस होता है, क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता है, अपना मनमानी करता है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग चलता है, किसी की नहीं सुनता है। वैसे ही इसका ना ही शेप फिक्स है, ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो इसका क्या याद रखोगे? नॉट फिक्स शेप, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी जो मेरा रूम है, रूम में क्या प्रेज़ेंट है? एयर प्रेज़ेंट है, और एयर, ये जो मेरा रूम है, ये आपका क्यूब शेप में है। तो अभी जो गैस इसके अंदर है, ये जैसा ये रूम का शेप है, वैसा ही अपने आप को ढाल लेगा। अपने आप को क्यूब की तरह बिहेव करेगा कि इसका शेप कैसा है? क्यूब है। लेकिन इसको जैसे मैं मान लेते सिलिंड्रिकल शेप में डालूँगा ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, तो ये इसका शेप कैसा हो जाएगा फिर? सिलिंड्रिकल हो जाएगा। यानी जैसा इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा वेसल मिलेगा, वैसा ये भी हो जाएगा। अब दूसरे पैरामीटर आपका लिक्विड, अब सॉरी, दूसरा आपका जो पैरामीटर है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आप वॉल्यूम को डिफाइन ऐसे करते हो कि कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में ये पानी का बोतल है, ठीक है। तो इसके अंदर पानी की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। इसका कैपेसिटी जैसे मान लो 1 लीटर होगा, 2 लीटर, 4 लीटर या 10 लीटर, लेकिन फिक्स होगा इसके अंदर इसकी कैपेसिटी। अगर मान लो मैं इसके अंदर 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालूँगा तो क्या हो जाएगा? फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाहर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम बेसिकली आपका कैपेसिटी ऑफ अ किसी भी फिगर का कह सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपका मतलब शेप हो, उसकी कैपेसिटी। जैसे ये पानी का बोतल है, इसके अंदर 1 लीटर की कैपेसिटी है, तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं जा सकता, तो 1 ही लीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है? हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कह सकते हैं, कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है? अब जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके अंदर क्या है, इसका क्या वॉल्यूम फिक्स है या नहीं है? ऑब्वियसली हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर की कैपेसिटी है, अगर 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालोगे तो फ्लो होने लग जाएगा। तो इस जो सॉलिड मेरे भी हाथ में प्रेज़ेंट है, इसका क्या वॉल्यूम फिक्स है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर 1 ही लीटर पानी जा सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो वॉल्यूम के केस में आप क्या कहोगे यहाँ पे कि सॉलिड वाले केस में आपका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स वॉल्यूम। अब लिक्विड की बात करते हैं, क्या लिक्विड का फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा वॉल्यूम? ठीक है, वापस इसी बोतल का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? ये जो आपका पानी का बोतल है, इसके अंदर मान लेते हैं हमने आधा लीटर पानी डाला यहाँ आधे तक। अगर इस सिलिंड्रिकल शेप के अंदर अगर आपका आधे लीटर का पानी है, तो इसे आप किसी भी दूसरे कंटेनर में डालोगे, उसमें भी तो आधा लीटर ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि चेंज हो जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर डाला, क्या नाम है, वाटर बॉटल के अंदर, मान लो मैंने इसे पतीले में डाल दिया, फिर मैंने इसको किसी और चीज़ में डाल दिया, दूसरे बोतल में डाल दिया, बड़े से बोतल में या किसी भी दूसरे शेप के ऑब्जेक्ट में डाल दिया, लेकिन रहेगा कितना? 2 लीटर आधा लीटर ही पानी रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आधे लीटर से आप मान लो आधा लीटर इसमें, दूसरे में डालोगे तो 10 लीटर हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी लिक्विड होते हैं इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है? ये आप डिफरेंट शेप ले सकता है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर आधे लीटर मान लेते हैं कि
एक बोतल में तो दूसरे बोतल में भी आधा ही लीटर रहेगा, हाफ लीटर ही रहेगा दोनों में, लेकिन शेप अलग-अलग हो सकता है, वो कंटेनर पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप कह दोगे लिक्विड के अंदर कि आपका फिक्स वॉल्यूम रहता है। ऐसे ही अगर गैस की बात करें तो गैस में मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका भी नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर गैस है, अगर मैं गैस को इस छोटे से बोतल के अंदर अगर मैंने इसको फिल कर दूँ गैस को, एयर को, तो जो आपका जितना भी मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना 1 लीटर का है, तो 1 लीटर इसके अंदर गैस रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इससे बाहर निकाल दूँ तो ये पूरे रूम में फैल जाएगा, तो जितना रूम का एरिया होगा, रूम का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि आप किस कंटेनर में डाल रहे हो। इसको अगर आप बोतल के अंदर रखते हो तो बोतल का जितना भी वॉल्यूम होगा ऑक्यूपाई कर लेगा। इसको अगर रूम में डाल दो तो पूरे रूम का ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ये ऐसा समझता है कि सब मेरा है, ठीक है। अब इसको छोटे से बोतल के अंदर रखोगे, बोलेगा नहीं भाई ये बोतल मेरा है, मेरा इतना ही वॉल्यूम है। इसे आप बोतल के अंदर से निकाल के बाहर रूम में इसको डाल दो, तो ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा रूम का वॉल्यूम मेरा है। जितना रूम का वॉल्यूम होगा उससे ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बेसिकली इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है, ना फिक्स नॉट फिक्स शेप, कोई शेप भी फिक्स नहीं होता है, किसी भी आकार में मिल सकता है आपको गैस, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। आप क्लास 11th-12th में जाओगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, तो इस पे ज़्यादा आपका फोकस दे नहीं रखा है, तो मैं भी आपको ज़्यादा बताता नहीं हूँ। बाकी बोल दिया हूँ 11th-12th में जब आप साइंस लोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ना। फिर हम थर्ड पैरामीटर पे आ जाते हैं जो कि आपका रहता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो भी सॉलिड होता है, ठीक है, हम सॉलिड का एक एग्जांपल लेते हैं, एक लिक्विड का, ठीक है, और यहाँ पे गैस का, ठीक है। आप खुद बताओ कि जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है आपका, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पास-पास होते हैं, दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी आपके सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत पास-पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। इसके जैसे मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके अगर आपका कोई सॉलिड बना हुआ है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो बहुत ही पास में होंगे, ठीक है। इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होगा, यानी ना के बराबर बोल सकते हो, नेग्लिजिबल होगा इतना ज़्यादा। ये ये आपका सॉलिड में ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। अगर लिक्विड में बात करें तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये फ्लो भी कर पाता है। अब इसके अलावा फिर गैस में आ जाए तो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले सबसे ज़्यादा इसमें आपके स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो मैंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपका पार्टिकल का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो आप कह सकते हो कि इसमें आपका जो भी पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, ठीक है। आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें आपका लिक्विड में बात करें तो लूज़ली पैक्ड होते हैं, लूज़ली पैक्ड। अब इसके अलावा फिर हम गैस में आ जाए तो गैस में क्या रहता है कि इसमें लूज़ली रहता है, इसमें वेरी लूज़ली पैक्ड रहेगा, ठीक है, वेरी लूज़ली पैक्ड। आप खुद देखो इन तीनों में कि इसके पार्टिकल बहुत पास-पास एकदम टाइट-टाइट एकदम सबके पास-पास है, इसीलिए इसको हम टाइटली पैक्ड कहते हैं इसके पार्टिकल्स को। इसके जो पार्टिकल होते हैं ये थोड़े से लूज़ली होते हैं और सबसे ज़्यादा आपका किसमें होता है, दूर-दूर आपका इसके अंदर होता है, गैस के अंदर। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये वाला समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी बताता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद आप उसके बाद आप कंपैरिज़न बताऊँगा मैं आपको। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से, कैप वाले पॉइंट से और इसके दूसरे एंड से इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के इसको ऐसे दबाता हूँ दोनों एंड से, तो इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये पानी का बोतल वापस ले लेते हैं, बहुत काम का है, बहुत एग्ज़ाम्पल इससे एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको इस एंड से और इसको इस एंड से पकड़ के इसको ऐसे मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन इसको ऐसे दोनों एंड से पकड़ के दबा रहे हैं, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यही बताता है कि आपका जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो कितना कंप्रेस हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। आप खुद बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके अंदर ज़्यादा होगा? ठीक है, कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि आपका सॉलिड
गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल दूर-दूर है। अगर मान लो इसके पार्टिकल बहुत दूर-दूर है, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, तो इसको आप ऐसे कंप्रेस करके दबा के इसको यहाँ तक ऐसे ला सकते हो इतना पास। अगर मान लो ऑलरेडी लिक्विड में इतना प्रेज़ेंट है, तो इसको आप इतना पास ला सकते हो और सॉलिड में मान लो पहले से इतना पास है, तो इतना पास ला सकते हो। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसमें हो जाएगा? आपका गैस में होगा, फिर उससे कम आपका लिक्विड में और उससे कम आपका आपका सॉलिड का होगा। तीनों के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। आपका जो रहेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। आप ये कह सकते हो जो सॉलिड है, आप इसमें नो मत लिख देना कि नो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इसके बीच में अगर मैंने ये बनाया है तो कहीं न कहीं इनमें आपका बोल सकते हो छोटे-छोटे से कहीं न कहीं स्पेस है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है लेकिन होता है सॉलिड में भी। जो सॉलिड होता है क्या मैं इस मार्कर को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकता? अगर हाइड्रोलिक प्रेशर के इसको ज़रिए अगर मैं कंप्रेस करूँ तो भी हो जाएगा। सॉलिड भी कंप्रेस होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। आप ये मत कहना कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड भी कंप्रेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लिटिल बिट। आप क्या कह सकते हो? लिटल कंप्रेस, लिटल कंप्रेस। फिर हम आ जाते हैं लिक्विड पे। क्या लिक्विड हो जाएगा? इसके देखो पार्टिकल के बीच में अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, तो ये जो आसानी से और इसको पास-पास हम ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो मीडियम या मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। हम इसमें मीडियम लिख देते हैं, मीडियम कंप्रेस। फिर इसके अलावा आपका गैस होता है, गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। देखो यहाँ पे ये पूरा स्पेस ही है। ये 4 पार्टिकल को पास ले आएँगे, तो अगर मान लो ये चारों पार्टिकल को पास ले आके मैं इतना सा छोटा-सा एरिया कवर यहाँ पे ला सकता हूँ, बाकी इधर वाला सब एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे एक इसको क्या कह सकते हैं हम हाइली कंप्रेसिबल, हाइली कंप्रेसिबल, ठीक है। ये आपका मीडियम कंप्रेसिबल होगा और ये आपका लिटल कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। आई होप कि कंप्रेसिबिलिटी वाला भी समझ आ गया होगा कि आपका जो सॉलिड होता है इसमें लिटल कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, आप नो मत कहना, होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। फिर मीडियम लेवल का आपका किसमें होता है? लिक्विड के अंदर होता है। फिर उसके बाद आपका हाईली कंप्रेसिबल क्या होता है? गैसेस होते हैं। आपको अगर पता हो तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके घर पे सीएनजी एलपीजी आता है या फिर जो आप कार के अंदर या किसी भी व्हीकल के अंदर सीएनजी डलवाते हो, वो भी आपका कहीं न कहीं इसी फैक्टर से बनता है, इसी प्रोसेस के ज़रिए बनता है। इसमें क्या होता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं, बहुत दूर होते हैं। उनको हम जैसे-जैसे पास लाएँगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको और पास लाएँगे तो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी गैस के पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको हम कंप्रेस करके पास लाते हैं और पास लाने के बाद क्या हो जाता है? वो लिक्विड में बन जाता है। वही आपका एलपीजी और सीएनजी भी ऐसे ही बनता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में भी आगे चैप्टर में आपको बताया गया है, तो उस समय मैं आपको फुल फॉर्म भी लिखवा दूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो गैस होता है, वो आपका लिक्विड बन जाता है, लिक्विड आपका आपका सॉलिड बन जाता है। ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है? आपस में बदलते रहते हैं तीनों स्टेट। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर क्या था कि जो आपका आइस था, ठीक है? वो सॉलिड फॉर्म में था, वो मेल्ट होके क्या बन गया? वाटर बन गया, पानी जो हम पीते हैं और फिर पानी को हमने फर्दर उसको हीट किया तो वो क्या बन गया आपका? गैस बन गया, वाटर वेपर बन गया। तो वैसे ही आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चला गया। तो उल्टा भी तो आ सकता है कि आपका गैस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस हो जाए। उसमें क्या कर रहे थे कि हम सॉलिड को उसको हीट करते उसके पार्टिकल मान लो पास-पास थे, वो दूर चले गए, ठीक है? लिक्विड बन गए, अब इसको और हीट किया तो और दूर चले गए, गैस बन गए। ऐसे ही मान लो इतने ज़्यादा दूर-दूर अब लि गैस है, तो इसको अगर हम कंडेंसेट करेंगे यानी इसको कूल करेंगे तो पास आ जाएँगे, पास आएँगे तो लिक्विड बन जाएगा और पास आ जाएगा तो आपका सॉलिड बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर पास-पास है इसको हीट करोगे, इसको हीट करते रहोगे, एनर्जी देते रहोगे तो पार्टिकल दूर-दूर चले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो लिक्विड बन जाता है। इसको और हीट करो और काइनेटिक एनर्जी दो तो और दूर चले जाएँगे गैस के पार्टिकल, तो आपका गैस बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको कंडेंसेट करो, इसको कूल डाउन करो तो इसके पार्टिकल पास-पास आके आपके लिक्विड बन जाएँगे। फिर इसको और ज़्यादा आप क्या करो कंडेंसेट करो, इसको आप और ज़्यादा कूल डाउन करो तो इसके पार्टिकल और पास-पास आ जाएँगे तो आपका सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे अलग-अलग प्रोसेस होता है, मेल्टिंग होता है, फ्यूज़न होता है, ठीक है? आपका सब्लिमेशन होता है, डिकम्पोज़िशन बहुत सारे होते हैं प्रोसेस, मैं आपको आगे चल के बता दूँगा अच्छे से, ठीक है? डिपोज़िशन बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर हम आपका लास्ट वाला जो फैक्टर है फ्लूइडिटी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि बहाव, फ्लो, ठीक है? कि कोई चीज़ कितना बह सकता है, कैसे बह सकता है, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। तो आपका जो फ्लूइडिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसमें सबसे ज़्यादा होगा? आप खुद सोचो।
जो इंसान एकदम फ्रीली होगा, फ्रीली इंसान मतलब जिसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई भी ऑब्स्टैकल ना हो, आसानी से मूव कर पाएगा। जैसे अभी मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे राइट में, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं आसानी से अपने हैंड को मूव कर पा रहा हूँ। मान लो मेरे ऐसे दोनों मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे इधर साइड भी दीवार होता, तो क्या मैं ऐसे हाथ को मूव कर पाता? नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल जिसके भी पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा हुआ, आसानी से मूव कर पाएगा। अब खुद बताओ, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में सबसे ज़्यादा स्पेस किसके पास है? किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है? गैस का है। तो गैस आपको पता होगा एयर हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में आसानी से इधर-उधर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे रैंडम मोशन चलता रहता है, हैप्पी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लिक्विड होता है, लिक्विड भी फ्लो करता है, जैसे आपके नदी फ्लो करती है एक डायरेक्शन में, ठीक है, या वो उसके उल्टे डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं फ्लो करते हैं, तो कहीं न कहीं फ्लो कर पा रहा है। क्या मार्कर फ्लो करता है? जैसे सॉलिड मार्कर है, क्या ये अपने आप से फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप से फ्लो नहीं होगा। लेकिन पानी फ्लो हो जाएगा, ठीक है, एयर अपने आप रैंडम मोशन में फ्लो हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि फ्लो होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्लो कौन कर पाएगा? जो क्या होगा? फ्री होगा, जो आसानी से मूव करने की कैपेसिटी रखता होगा। तो आपका गैस सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड उससे कम होता है और सॉलिड आपका सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आप सॉलिड के फॉर्म में क्या कह दोगे? नो, कांट फ्लो, कांट फ्लो, ठीक है। आप कांट फ्लो लिख देना, ये कैन नॉट फ्लो लिख देना, कैन नॉट फ्लो। कैन नॉट को हम क्या लिखते हैं? कांट लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आप कैन नॉट फ्लो लिख देना या कांट फ्लो लिख देना। और इसमें लिक्विड में क्या होता है? कैन फ्लो, ठीक है। जो आपके लिक्विड होता है वो भी आसानी से फ्लो कर पाता है, क्योंकि इसके जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। और आपके जो गैस आ गया ये भी कैन फ्लो, ठीक है। और इसमें मैं आपका ऐसे आप वाला एरो बना देता हूँ, इससे आपको याद रखेगा कि आपका लिक्विड भी फ्लो कर पाता है, गैस भी फ्लो कर पाता है, लेकिन आपके जो गैस होते हैं वो ज़्यादा आसानी से फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे जितने भी पैरामीटर थे समझा दिए। अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आप ये वाला चार्ट बना सकते हो। अब एट द एंड हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखवा देते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर सॉलिड के एग्जाम्पल की, तो मेरे हाथ में जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर आपका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड का। इसके अलावा जो व्हाइट बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा भी क्या हो जाएगा? वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें जो मेरा माइक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके अलावा फिर बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल आप मिल्क ले सकते हो, जो दूध होता है, ठीक है। हनी बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका हनी भी होता है, जिसे हम हिंदी में शहद कहते हैं, ये भी आपका क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फिर आपका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, ठीक है, जिसे हम दारू कहते हैं। फिर इसके अलावा आपका वाटर हो गया, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं, वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या हो गए? लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। और गैस में याद रखना, डायरेक्टली एयर का एग्जाम्पल देना। एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, आप इंडिविजुअली नाम बता सकते हो, डायरेक्टली एयर कह देना। हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? एयर। एयर के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। इसके अलावा आपका N2 नाइट्रोजन गैस, फिर आपका हीलियम गैस He2, He होता है, सॉरी He2 नहीं, He, ये आपका क्या होता है? हीलियम होता है, ठीक है। ये सारे गैस होते हैं। आपको पता होगा हीलियम गैस जो हम बलून के अंदर जो हवा होता है, जो एयर होता है, जो कि आपने बचपन में देखा होगा, जो बलून होता है वो अपने आप ऊपर चला जाता है, अपने आप आसमान में चला जाता है। कौन सा उसके अंदर कौन सा गैस डाला रहता है? हीलियम गैस रहता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। आपके हीलियम गैस जिस भी बलून के अंदर डला रहेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, कोई ऐसा मैटर बता सकते हो जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करता होगा? ये सही सवाल है। कोई ऐसा मैटर जो कि आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट करता हो? अगर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसका जवाब आपका है वाटर, ठीक है। जो पानी होता है, वाटर, वो आपके तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, वापस इसके बारे में बता देता हूँ। जो आपका वाटर होता है, पानी,
वो आपके सॉलिड फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा, कब पाया जाता है, जब आप स्नो जो होता है, ठीक है, और इसके अलावा स्नो और आइस क्यूब, बेसिकली ये दोनों ही क्या है आपके पानी, ये दोनों क्या आपके पानी है। अब पानी एक मैटर है, लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर लिक्विड पे आ जाते हैं, तो नॉर्मल जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे जिसे हम पीते हैं, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वाटर, लेकिन है तो ये भी पानी, ये भी एक मैटर है। फिर गैस में आ जाते हैं, तो गैस में आप ये लिख देना वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, जो वाटर वेपर होता है, स्पेलिंग सही कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है वो भी तो एक पानी है लेकिन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो आपका बेसिकली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी पानी और मैटर है। तो देख रहे हो, पानी यहाँ पे मैटर है, यहाँ पे भी पानी मैटर है और यहाँ पे भी पानी मैटर है, लेकिन ये तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है। जैसे अगर मार्कर का एग्जाम्पल है, तो मार्कर को क्या है, मार्कर आपका सॉलिड फॉर्म में है, क्या लिक्विड फॉर्म में आपको पाया जाएगा, इसको मेल्ट कर पाओगे आप, ठीक है। अगर ये आपका है, इसको आप बर्न करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका गैस बन के उठ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो रहता है तीनों फॉर्म में हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या मार्कर तीनों फॉर्म में आपको नेचुरली अपने आप मिल पाएगा? नहीं, ठीक है। तो आपका जो पानी रहता है सॉलिड, लिक्विड एज़ वेल एज़ गैस में भी मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से, और बाकी मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया है कि 20 से ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 होता है, 5 ही पढ़ाया जाता है। बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ना, ठीक है। 5 में से मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 पढ़ा दिए, कौन-कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो बची है 2 और, प्लाज़्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बारे में आपको अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लाज़्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। चलिए अब हम चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, जो कि आपका प्लाज्मा होता है। मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है कि जो मैटर होता है वो आपके डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। मैंने 5 बताए थे आपको, उसमें से स्टार्टिंग के सॉलिड, लिक्विड, गैस अभी जस्ट मैंने आपको कराए। अब हम मूव करते हैं फोर्थ वाले पे, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, वो आपका क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा बेसिकली इसके बारे में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होता है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका लिक्विड बन जाएगा। फिर उसको और हीट करेंगे तो आपका क्या, गैस बन जाता है। अब गैस के आगे क्या होता है, गैस को आप फर्दर हीट करोगे तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे प्लाज्मा नहीं बनते, कुछ स्पेसिफिक और चुनिंदे ही गैस है जो कि आपके क्या बन पाते, प्लाज्मा बन पाते। तो गैस कौन से होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। उन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस। ये बेसिकली होते कैसे, स्टेबल गैस होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेबल मतलब इनके पास ये अपनी ज़िंदगी से खुश है, ये और ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहते। आप 10th क्लास में पढ़ोगे जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अनरिएक्टिव एटम्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। लेकिन जो स्टेबल होते हैं वो नहीं करते। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन से गैसेस ले रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते, वो स्टेबल है, अपनी ज़िंदगी में खुश है। भाई हम तो खुश है, हम किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएँगे, कोई दोस्ती नहीं बनाएँगे, हम खुश हैं, ठीक है, आइसोलेट है अपनी ज़िंदगी में और खुश है। तो स्टेबल गैसेस वो वाले गैसेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, वो स्टेबल होते हैं। अगर ये गैस के एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो आपका हीलियम, आपका हाँ, हेलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, एटसेट्रा और भी होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है नोबल गैस को याद करने के लिए, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन, ठीक है, बाद में पढ़ना, बस मैंने बस बता दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कौन-कौन से गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, और भी बहुत सारे होते हैं। ये आपके कैसे गैसेस होते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम ऐसे गैसेस लेंगे और उसको क्या, हीट करेंगे। तो हीट करने पे गैस आपका क्या बन जाता है, प्लाज्मा। और कौन से गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैस को। अब जो गैस होता है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना रहता है। मैंने अभी तक आपको बताया गैस क्या हमारा मैटर है, और मैटर आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना रहता है, जिसे हम एटम कहते हैं। जो एटम होता है फर्दर वो और आपके सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना रहता है। आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चैप्टर 4 में इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो आपका गैस होता है, बेसिकली वो क्या, आपका एक एटम है। आपके किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जो आपका एटम होता है, ठीक है, बेसिकली जो गैस है, गैस के अंदर आपके एटम, इस गैस को जब आप हीट करोगे यानी कि इसको एनर्जी दोगे, हीट करने का मतलब एनर्जी देना होता है, तो आप क्या देखोगे कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके
इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना एटम के अंदर, वो आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब आपके लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको पता है क्या मिलेगा, जैसे आपका जो भी गैस होता है एटम, वो आपका न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब आप उसे हीट करते हो तो क्या होता है कि आपका एक प्लस वाला चार्ज बन जाता है और एक माइनस वाला बन जाता है। जो प्लस वाला बन जाता है उसे हम आयंस कहते हैं और जो माइनस वाला बन जाता है उसे इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो बेसिकली किसी भी गैस यानी कि जो गैस एटम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, तो आपका एक प्लस और एक माइनस मिलेगा। तो यही इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो गैस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गैस के अंदर से, किसी भी एलिमेंट के अंदर, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड या गैस में, उसके अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। आई होप इतना समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो हम प्लाज्मा होता है उसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपने ऐसे बॉल देखे जो बॉल होती है जिनके अंदर से स्पार्क निकल रहा होता है, या जो बॉल होते हैं वो डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो आपके घर पे बल्ब लगा रहता है उन सफ़ेद कलर का आपने देखा होगा ट्यूब बड़ा सा, उसके अंदर भी आपके लाइट्स निकलते हैं। और लाइट फॉर्म कैसे होते हैं, वो सारे आपके प्लाज्मा के एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा की बात करते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है प्लाज्मा का हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, सबसे पहला आपका एक नियॉन बल्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, नियॉन बल्ब, जिसके अंदर नियॉन गैस डाला रहता है। फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर आपका हीलियम गैस रहता है। फिर प्लाज्मा टीवी। ठीक है, इसके अंदर भी आपका प्लाज्मा का यूज़ होता है। नाम से पता चल रहा होगा, प्लाज्मा टीवी यानी टेलीविज़न। 1, 2, 3 3 एप्लीकेशन याद रखना, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बता देना। फिर उसके बाद करते हैं वो, ये जितने भी थे इसमें क्या थे कि आपके मैन मेड थे। इसके अंदर क्या था कि प्लाज्मा जो था अपने आप नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, ये रिएक्शन तो करना चाहते हैं नहीं खुद से अपनी ज़िंदगी से, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, अपनी तरफ से एनर्जी देते, इलेक्ट्रिसिटी पास करते, यानी हम एनर्जी देते, हीट देते, तो क्या बन जाता है, वो प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन इंसान करवा रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए नेचुरली कहाँ पाया जाता है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नेचुरल प्लाज्मा, तो आप क्या जवाब दोगे, याद रखना, सन एंड स्टार आर द सोर्स ऑफ नेचुरल प्लाज्मा, जो अपने आप पाए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में। कहाँ कहाँ, सन और स्टार में। ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा कैसे बनता है उसके बारे में भी बता रखा है कि सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो आपका सन होता है या स्टार होता है चमकते हुए दिखते हैं, ग्लो करते हैं, लेकिन क्यों करते आपको नहीं पता, तो याद रखना क्यों करते, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा होता है बनता कैसे है, जैसे मान लेते हैं अगर हमारा सन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अगर आपका सन है तो सन ये क्या कर रहा है, आपका ग्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन गया, चलो अच्छे से बनाने की कोशिश करते, जो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे उसी टाइप का बना देते। ठीक है, अगर मान लेते ये सन है, अगर ये आपका ग्लो कर रहा है, सन हो रहा है जो कि आपका क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। तो ये चमक रहा है तो इसके पीछे ग्लो करेगा, तो ग्लो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके टेम्परेचर की वजह से होता है। आपको पता होगा सन के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कितना गर्म होता है सन आपका। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर। स्टार और सन के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। वो प्लाज्मा बनता कैसे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, बहुत गर्म होते हैं आपके सन और स्टार। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर प्लाज्मा जनरेट होता है, उसी प्लाज्मा की वजह से सन और स्टार हमें चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, जो स्टार होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपके ग्लो करते हैं। ये ग्लो क्यों करते हैं, याद रखना, ये दोनों ग्लो क्यों करते हैं आपके, इनके पीछे का रीज़न रहता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा प्लाज्मा होने की वजह से ग्लो करता है। प्लाज्मा बनता कैसे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, याद रहेगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, पुरानी TEMP लिख देता हूँ, टेम्परेचर याद रखना। ये आपके जो सन है स्टार ग्लो करते हैं, ग्लो क्यों करते हैं, प्लाज्मा की वजह से। प्लाज्मा बनता है कैसे, हाई टेम्परेचर की वजह से। आई होप कि यहाँ तक भी आपको सारा चीज़ समझ आ गया होगा। हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्लाज्मा होता है इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अब हम फिफ्थ पे मूव करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर चालू करते हैं। तो चलिए चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि आपका BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे मार्कर का इंक खत्म हो गया था तो थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा, लेकिन विजिबल होगा, मैंने चेक किया है तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और चलिए हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, BEC, यहाँ पे जो मैंने क्या बताया, जो गैस होता है। ठीक है, अगर आप गैस को
क्या करो, हीट करो तो प्लाज्मा में बन जाता है। और वो सभी प्रकार के गैस आपके नहीं होते, वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव गैस, आपके स्टेबल गैसेस, हीलियम गैसेस या इनर्ट गैस कहते हैं। उसको हीट करोगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हो, जो गैस होते हैं अगर उसको आप कूल डाउन कर दो, कूल करने पे क्या बन जाएगा आपका, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे आपके सारे गैसेस जो होते हैं प्लाज्मा नहीं बनते, जितने भी गैसेस होते हैं वो आपके प्लाज्मा नहीं बनते, वैसे ही आपके जितने भी गैसेस प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में वो सारे के सारे आपके फिफ्थ स्टेट यानी कि बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं बन पाते। कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा ही होते हैं जो कि आपके फिफ्थ स्टेट में पाए जाते हैं। वो कौन से गैसेस होते हैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, गैसेस विद एक्सट्रीम लो डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी, ऐसे गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम हो। और वो गैसेस की डेंसिटी कम हो तो कितनी हो, तो याद रखना जो आपका एयर होता है, ठीक है, हमारा जो एयर है, एयर के मुकाबले अगर बात करें तो 1,00,000 गुना कम होनी चाहिए। जो हमारा एयर है, एयर से 1,00,000 गुना कम डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और डेंसिटी आप याद रखना, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम मास पर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जो एयर का डेंसिटी है उससे 1,00,000 गुना कम होना चाहिए उस गैस की डेंसिटी, तभी वो गैस आपका फिफ्थ स्टेट में पाया जाएगा, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो गैसेस होता है बेसिकली, गैसेस जो होता है वो कौन से गैस है, जिसकी एयर के मुकाबले 1,00,000 गुना कम डेंसिटी हो, जब उसको हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने का मतलब उसका टेम्परेचर घटाना। लेकिन टेम्परेचर कितना कम करें हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, कितना, उसके बारे में बताता हूँ, वो याद रखना आपका कितना होना चाहिए। 0 डिग्री, 0 डिग्री केल्विन कर दो, या 273 डिग्री सेल्सियस कर दो, याद रखना माइनस में। 0 केल्विन, केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, उसे हम एसआई यूनिट में मेजर करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हम सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को। तो याद रखना, या तो 0 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैं 0 डिग्री नहीं कह रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, जो पानी होता है आइस बन जाता है 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन उससे भी आप 0 से भी क्या कर दो, -1, -2, -3, -100, -200, -250 और -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, या फिर 0 केल्विन, दोनों बराबर ही होते हैं, अलग अलग एसआई यूनिट में। तो इस टेम्परेचर पे जब आप गैसेस को कूल डाउन करोगे तो आपका क्या हो जाता है, वो सारे गैसेस पास पास आ जाते हैं, एनर्जी लूज कर देते, और ऐसे पास 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 आ जाते हैं एक जगह, और वो क्या है, सुपर एटम बना लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। याद रखना क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये चीज याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है 0 केल्विन को, या फिर माइनस में 270 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि सुपर एटम कैसे बनता है। और उसके अलावा फिर बात करें कि ये जो आपका बीईसी, इसका नाम बीईसी क्यों रखा गया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी पाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। फिर उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, काफ़ी फेमस थे उस टाइम में साइंटिस्ट, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो भी रिसर्च थे उनको मिक्स करके इन दोनों ने साथ में मिलके एक पब्लिश किया, इन्होंने एक थ्योरी दी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बॉस का बॉस ले लिया गया, और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन लेके इन दोनों का क्या नाम रख दिया गया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसी का शॉर्ट नेम क्या पड़ गया, बीईसी। ठीक है, याद रखना। और ये कब आपको प्रेडिक्ट किया गया था, 1920 में। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, उसी का नाम बीईसी रख दिया गया। उसके कितने 75 ईयर्स, यानी कि टोटल 75 साल बाद दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ये जो थ्योरी थी, प्रेडिक्शन दिया गया था, उसको क्या किया गया कि लैब में उसको बना दिया। इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, अब ये कब हुआ था, 1995 में। 1995 में जो फर्स्ट आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बना था, वो आपका कब बना था, 1995 में। और दो साइंटिस्टों ने मिलके बनाया था लैब में। यहाँ नाम याद रखना, एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वीमन। ठीक है, नाम इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको बता दिया। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि जो थ्योरी थी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ये वाला सुपर एटम के बारे में, ये लैब में बना दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे, एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वीमन।
ठीक है। अब ये क्या था, इन्होंने जो गैस लिया था, गैस कौन सा नाम क्या था, गैस का रुबिडियम गैस था। ठीक है, इसको क्या कर दिया, सुपर एटम में बना दिया, इसीलिए इनको क्या 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये होता है आपका बेसिकली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बाकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप क्लास 11 12 और हायर क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल एंड क्लियर। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे और भी कंटेंट के लिए। ठीक है, मैं कभी भी वीडियो डालूंगा तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और मेरे चैनल पे जाना, क्लास 9 साइंस का प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। मैं इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है, और अपकमिंग के लिए सब्सक्राइब रखना, जो भी वीडियोस आएगी आपको आसानी से मिल जाएगा, इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।